नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 18 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तेल अवीव के अंदर इतनी ज्यादा तादाद में प्रोटेस्ट हो रहा है कि अब शायद नेतन्याहू अंदर ही अंदर हिल रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आएंगे इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही इजराइल के ऊपर अल-कुद्स ब्रिगेड ने बहुत बड़ा हमला किया है और इसमें कितना नुकसान इजराइल को हुआ है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही आज इजराइल के जो अलग अलग जगह हैं जिसको बड़ा प्राइम लोकेशन माना जाता है वहां पे आज ड्रोन गिरे। ये ड्रोन कहां से आए हैं इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। और साथ ही भारत और चाइना को लेके भी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आई हैं, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है ना वो दुआओं का काम करता है उस देश के लिए, ये बात याद रखिएगा। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही है तेल अवीव से। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तब आपको ये खबर बताता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप समझिएगा। आप एक चीज जानिए कि आप कोई बड़ा काम करते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो शुरुआत पहले बाहर से होती है। जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरे दूर के लोग, जैसे आप मुझसे शायद 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर हो, आप लोग मुझे देखते हैं। लेकिन मेरे आसपास के जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं मुझे नहीं जानते कि मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ, वो नहीं मुझे देखते। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके बारे में बातचीत पहले आसपास होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपके घर के पास होती है। सेम चीज इस टाइम हुई इजराइल के अंदर, जब लोग हाथों में मोमबत्तियां लेके, हाथों में कैंडल लेके, हाथों में झंडे लेके ये नारा लगा रहे थे कि गजा के साथ जो जंग हो रही है, जंग रुकनी चाहिए, गजा में जो जेनोसाइड हो रहा है ये जेनोसाइड बंद होना चाहिए। तब तमाम लोग ये सवाल पूछते थे कि भारत के अंदर प्रोटेस्ट करने से इजराइल पे क्या असर पड़ेगा, अमेरिका के अंदर झंडा उठाने से इजराइल पे क्या असर पड़ेगा। ये अक्सर लोग पूछते थे कि पूरी दुनिया में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे इजराइल को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आज देखिए फर्क पड़ा। पूरी दुनिया के प्रोटेस्ट ने इजराइल के लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि आज 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो सड़कों पे उतर गए हैं। 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 लाख इजरायली ऐसे हैं जो चीख चीख के ये कहने पे मजबूर हैं कि जंग रुकनी चाहिए। 3 लाख इजरायली। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। ये जो हमने मुहिम चलाई थी प्रोटेस्ट को लेके, आज ये मुहिम इस कदर आगे बढ़ती चली जा रही है कि आप देखिएगा कि एक टाइम में जितने इजरायली हैं नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट के बाद क्या होगा, या तो नेतन्याहू अपना देश छोड़ के भाग जाएगा या फिर वहाँ सेना ही अपने देश की शासन सत्ता को कब्जा कर लेगी, जैसे तमाम जगहों पे सत्ता पलट होने पे होता है। तो आज 3 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखिएगा ये तादाद 30 लाख होगी। आप बस आमीन दुआ कीजिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आई कि आज ऐसा नहीं कि केवल प्रोटेस्ट ही हो रहा, आज अल-कुद्स ब्रिगेड ने बड़ा दावा किया है। इनका दावा है कि इन्होंने सेटलमेंट जहां भी हुए थे, जो इजरायली वेस्ट बैंक में घुसे थे, जो गजा में घुसे थे, जो अलग अलग और हिस्सों में घुसे थे और वहाँ पे इन्होंने टेम्परेरी तौर पे घर बना लिया था, उसको लेके आज अल-कुद्स ब्रिगेड ने बड़ा दावा किया है कि इन्होंने बहुत बड़ा हमला किया है बॉम्ब से और तमाम सेटलमेंट को उड़ा दिया है। और इसी के साथ इन्होंने फिर दावा किया, और इसके बारे में तो कल वीडियो भी आई थी, वो भी मैंने दिखाया था, आज आपको फिर दिखा देता हूं कि 60 mm के मोर्टार कैसे फायर हुए। 60 mm के मोर्टार जब फायर हुए तो इजरायली गाड़ियों पे कितना नुकसान हुआ, इजरायली जो गाड़ियां थी कैसे धूं करके जल गई। आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल की गाड़ियों को उड़ाया जा रहा, कैसे इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा रहा। और इस समय जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं लगातार एक्टिव है, लगातार लड़ रही हैं। खैर, एक और अपडेट निकल के सामने आई है कि किरत समोना एक जगह है इजराइल में, काफी प्रीशियस लोकेशन है इजराइल के लिए। आज किरत समोना में एक ड्रोन गिरा। हालांकि इजराइल का कहना है कि यह ड्रोन हमारा खुद का है, हमारे ड्रोन को हमने कहीं भेजा था और ये ड्रोन क्रैश कर गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई ड्रोन तो इजराइल कहीं भेजता नहीं है, ड्रोन तो दूर के मामलों में भेजता नहीं, तो मिसाइलें फेंकता है, रॉकेट्स फेंकता है, तो फिर ड्रोन कहाँ से आ गया। अभी कल भी यमन की तरफ से हमला हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ड्रोन आया था ये यमन की तरफ से आया हो। अगर आप सारी चीज़ें रिलेट करें कि कल यमन की तरफ से हमला हुआ था, आज एक ड्रोन का मलबा मिला किरत समोना में,
इजराइल कल कह रहा था कि यमन के हमले को हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन फिर अब सवाल निकल के सामने आता है कि भाई इजराइल के पास ये ड्रोन आया कहाँ से। इजराइल कह रहा है कि हमारा खुद का ड्रोन है, क्रैश हो गया। तो भाई क्रैश कैसे हो गया? कीरत समोना की डायरेक्शन में आपने कहाँ भेजा था? बहरहाल आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये ड्रोन कहाँ से आया था और इस ड्रोन की वजह से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही सीज फायर को लेकर। इजराइल के साथ सीज फायर लगातार करने की कोशिश फिलिस्तीनी और जो कतर ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल में जो नेतन्याहू की सरकार है वो लगातार अपने अड़ियल रवैये पे अटकी हुई है। सच कहा जाए तो अपने एक फर्जी ईगो, एक अपना फर्जी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रही कि हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर अब नेतन्याहू झुक गया तो उसके साथ बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर ये झुक गया तो फिर जनता और अपोजिशन पार्टी को लग जाएगा कि नेतन्याहू को झुकाया जा सकता है, और एक बार अपोजिशन पार्टी को लग गया कि नेतन्याहू को झुकाया जा सकता है तो फिर सरकार नेतन्याहू की बचेगी नहीं। और यही हाल ऐसा है कि अब नेतन्याहू चाहता है कि भाई कुर्सी कैसी बची रहे, कीमत चाहे जो हो। तो कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू अपनी जिद पे अटका हुआ है, बाकी और कोई खास बात नहीं। खैर, एक और आपको इंटेंस और अंदर की खबर बताता हूँ। ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल्स हैं और ये IRGC के कमांडर भी रह चुके हैं, वहाँ के मेजर भी रह चुके हैं। इन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल को, जेरूसलम पोस्ट को, अल जजीरा को, रूटर्स को, फॉक्स न्यूज़ को, तमाम जगहों पे इन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में इन्होंने एक बात बोली और ये बात बहुत कुछ बताती है। दरअसल इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि अचानक से इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का ऐलान किया। कई सारी चीज़ें इजराइल परचेस कर रहा है, जैसे एरो 3 एक डिफेंस सिस्टम है, एरोफेयर ये भी एक डिफेंस सिस्टम है। इसके साथ आयरन डोम जो इनका खुद का है उसको और मजबूत कर रहे हैं ये। साथ ही डेविड स्लिंग ये भी इनका खुद का है, उसको भी ये मजबूत कर रहे हैं। यानी अपने डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें इनकी लगी हैं उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने का ऐलान नेतन्याहू ने किया और साथ ही आदेश दिया, ऑर्डर दिया, कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। इधर एरो 3 एरो 4 को और इंटेंस लेवल पर लेके जाया जाए कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो ये कह रहे हैं इसको आप मद्देनज़र रखिए। इधर ईरान लगातार हथियार खरीद रहा, इसको मद्देनजर आप रखिए। और इसी बीच जो IRGC के एक आर्मी चीफ का बयान आया है उसको अब आप सुनिए। इनका कहना है कि कहीं भी लिखा पढ़ी में, कहीं भी रिटन तौर पे हमारा अमेरिका और इजराइल के साथ सीज फायर नहीं हुआ है और जंग कभी भी सीज फायर को तोड़ के आगे बढ़ सकती है। मतलब बड़ा साफ है कि आज ईरान कह रहा है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इस बार दोनों ही देश तैयारी कर चुके हैं। 12 दिन की इस जंग में दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हुआ था, ये बात आप एक्सेप्ट करिएगा, करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि कम से कम 1000 लोग ईरान के मारे गए थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला हुआ था। इधर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था उसको ईरान ने पूरी तरह तबाह कर दिया था, नेस्ते नाबूद कर दिया था। तो दोनों ही देशों को ठीक ठाक नुकसान हुआ था। दोनों ही देशों को ये बात पता है कि जो हमारी पिछली तैयारी थी वो पिछली तैयारी उस हिसाब से परफेक्ट नहीं है। हमारी इस बार की तैयारी और इंटेंस होनी चाहिए, इस बार की तैयारी हमारी और हाई लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम और हाई लेवल पे तैयारी नहीं करेंगे तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। और यही वजह है कि इस बार तैयारी दोनों ही देश जोर शोर पे कर रहे हैं। और एक बड़ी अपडेट इसमें आई है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान के ऊपर इजराइल हमला करने की हर संभव कोशिश कर रहा, अमेरिका के साथ मिलकर तमाम साजिशें कर रहा, बस मौके का इंतजार है। चूंकि वजह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका है और उस नेक्स्ट लेवल पे अगर ईरान को नहीं रोका गया तो साल 2 साल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफलतापूर्वक हो जाएगा और उसके बाद इजराइल की थोड़ी भी गुंडागर्दी ईरान के सामने नहीं चलेगी। दैट्स व्हाई इजराइल रोकने की पूरी फिराक में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है और ये फॉक्स न्यूज़ को जो US के एनवॉय हैं मार्को रूबियो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट बहुत कुछ बताता है, सवाल भी पैदा करेगा। ये सवाल क्या वो भी आपके सामने मैं खुद रख दूंगा। इन्होंने कहा, मार्को रूबियो ने, कि चाइना के ऊपर अगर हम सेंक्शंस लगाते हैं तो ये सेंक्शंस पूरी दुनिया में महंगाई ला देगी। फिर पूछा गया भाई कैसे, तब इन्होंने बताया कि अगर हम चाइना के ऊपर सेंक्शंस लगाते हैं तो चाइना चूंकि पूरी दुनिया में तेल बेचता है वो दाम महंगे कर देगा और जब दाम महंगे कर देगा तो फिर पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये बात तो इन्होंने बोल दी। अब बड़ा सवाल ये है कि भाई 40% रशिया का तेल तो चाइना ना लेके भारत लेता है, तो भारत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? इससे पता चलता है कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कमजोर है। नहीं तो 2 देश है, एक तो कुछ ज़्यादा ही दुश्मन है चाइना, भारत तो दुश्मन भी नहीं था अमेरिका का। चाइना के ऊपर सेंक्शंस ना लगा के भारत के ऊपर लगाया गया, वो भी इतनी मात्रा में लगाया गया और दोनों ही देश का जो मैटर है वो तेल लेने का ही है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि भारत के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी को आपने हल्के में लिया, या फिर ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने खुद अपने आप को हल्के में दिखा दिया? क्योंकि हर देश का अपना एक स्टैंड होता है। जब सीज फायर की बात हुई थी उस टाइम पे भी मोदी जी ने खुद कुछ खुल के नहीं बोला। इसके बाद क्या हुआ कि इधर जब ये सैंक्शंस टैरिफ वार चल रहे हैं, तमाम देशों ने बेधड़क जवाब दिया था, लेकिन हमारे देश के जो आला दर्जे के लोग हैं खामोश रहे। हमारे देश के लोगों को हाथों में जकड़ के जंजीरों में बांध के जब भारत की धरती पे फेंका गया था, उस टाइम भी हम लोग खामोश थे। और यही खामोशी आज हमको इस कदर पूरी दुनिया में जलील करवा रही है कि चाइना के साथ तो मीठा मीठा है और भारत के साथ तो थू थू है। और यही हमको पूरी दुनिया में बता रहा है कि हमारे देश की जो इस समय की राजनीति है हमको किस कदर खाती जा रही है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा से। गजा की किस्मत आप कहिए कि कितनी खराब है। शायद ऊपर वाला ही नाराज है, नहीं तो इतनी जो जुल्म सितम में होता ही नहीं। ऊपर वाला अगर नाराज ना होता तो जाहिर सी बात है, इसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अब क्या हुआ कि जो मदद भेजी जा रही थी, एयर ड्रॉप की जा रही थी, आज एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों बाद इजराइल के हमले गजा पे सबसे ज्यादा इंटेंस है। इस टाइम गजा के ऊपर इजराइल सबसे भयानक हमले कर रहा, सबसे तेज तर्रार हमले कर रहा। इस हमले में लगातार लोगों को मारा जा रहा, लगातार साउदर्न हिस्से में ढकेला जा रहा। यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साउदर्न हिस्से में चले जाएं, वहीं पर जाके रहें, इधर हम लोग जो करना है करें। अब इसमें बड़ी अपडेट आप देखिए, जो मदद गिराई गई, मदद की एक पैरासूट जब गिरता है ना, हजारों लाखों दौड़ पड़ते हैं उस पैरासूट के लिए कि पहले हम लूट लें। इसमें क्या होता है कि एक जगह पे जहां गिरना है उसके चारों तरफ ये लोग घिरने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कुछ लोग अगर पीछे से धक्का दे देते हैं आगे निकलने के चक्कर में, तो आगे वाला आगे गिर जाता है। टनों का जो एयर ड्रॉप होता है उसके ऊपर। सेम आज फिलिस्तीनियों के साथ हुआ। कई सारे लोगों के दबने की खबर आई है, चूंकि ये खाना लेने में सबसे आगे रहना चाहते थे। पीछे से इनको किसी ने शायद धक्का दिया आगे बढ़ने की कोशिश में। इसी दौरान ये बेचारे गिर गए। गिरने के बाद इनके ऊपर एयर ड्रॉप हो गया। वहीं की वहीं आटा तक बन गई है। और क्या बोला जाए, टनों का भार जिसके ऊपर गिरेगा उसकी क्या स्थिति होगी, हड्डियां चटनी हो जाएंगी। 1 टन का मतलब आप सोचिए कितने क्विंटल होता है, किलो की बात आप हटा दीजिए। तो ये स्थिति हो गई इस टाइम कि अगर मदद भी आ रही तो मदद भी मौत का नाम लेके आ रही। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया और यूक्रेन की सीज फायर को लेकर अपडेट आई है कि इस समय पुतिन से बातचीत करके जब बात नहीं बनी तो ये भाई साहब बुला चुके हैं जेलेंस्की को। और जेलेंस्की आज फिर से व्हाइट हाउस में जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और चूंकि फरवरी महीने में जब जेलेंस्की गए थे तो झगड़ा हो गया था, कहासुनी हो गई थी। इस बार फ्रांस के और यूरोपियन यूनियन के कुछ लोग आए हैं कि भाई झगड़ा ना हो ना पाए। अब आप सोच के देखिए कि ट्रंप की आप स्थिति देखिए कि जेलेंस्की कमजोर है, जेलेंस्की के पास कुछ है नहीं, आर्मी नहीं है, पावर नहीं है। तो यहाँ पे एक लोग छुड़वाने के लिए बैठे हैं कि कहीं ट्रंप भड़क ना जाए। इतना ही भड़कने का शौक था तो 2 दिन पहले पुतिन के पास गए थे। जब पुतिन ने कहा कि अच्छा जंग रोकनी है ट्रंप तुमको, तुमने कहा कि हाँ, तब पुतिन ने कहा कि काम करो, जो डोनेट्स्क जगह है वो हमको दे दो। तब तुमने कहा कि हम बातचीत करेंगे। यूक्रेन की जमीन को हड़पने के बारे में रशिया ने बोला, पुतिन ने बोला कि जो डोनेट्स्क जगह है वो हमको दे दो, वहाँ के सारे जो खदाने हैं वो हमको दे दो, हम जंग रोक देंगे। तब तुमने कहा कि हम मार्को रूबियो के साथ मिलकर बातचीत करेंगे जेलेंस्की से। ये तुम्हारी स्थिति, बहुत भड़कने का शौक था, वहाँ भड़कते। B2 बॉम्बर खोपड़ी से उड़ा के तुम ट्रंप को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी तुम पुतिन को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं डरा वो। आज एक आदमी को तुम अपने पास बुला के ये दिखा रहे हो। अच्छा, एक यूरोपियन यूनियन का नेता तुम्हारे साथ आएगा कि कहीं भाई साहब भड़क ना जाए, नाराज ना हो जाए, शादी की फूफा हुए हो। ये तो तुम्हारी स्थिति है कि जो कमजोर है उस पर रोब दिखाते हो, जो ताकतवर है वो तुमको रोब दिखाता है। सेम चीज भारत चाइना के साथ है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, ताकत नहीं है। भारत के ऊपर तुम कभी भी चढ़ जाते हो, क्योंकि हमारे देश के जो सियासतदान हैं वो ऐसे ही हैं कि बात बड़ी बड़ी, अपने ही मुंह से विश्वगुरु, अपने ही मुंह से कि पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है, हमने जंग रुकवा दी पाँव। अब जंग जहां रुकवानी वहां रुकवा नहीं पा रहे, खुद पे टैरिफ पड़ता चला जा रहा, खामोश बैठे हो। कमजोर सियासत जहां होती है, जहालत और जलीलियत इसी तरह से हमको हासिल होती है। आप ये चीज जान लीजिए। इसके अलावा अब क्या ही बोला जाए। बहरहाल गजा के हाल फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ, लगातार वहाँ पे भूखमरी के हाल है। मदद भी आ रही तो मौत लेके आ रही, कैसे आ रही उसके बारे में भी आपको डिटेल मैंने बताया। और साथ ही इस समय जो अल-कुद्स ब्रिगेड है, कसम ब्रिगेड है, ये लगातार इंटेंस हमले कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज हम हमले नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी जो स्थिति है शून्य हो जाएगी। एक बार हमारे हाथ से कंट्रोल गया तो फिर पूरी ज़िंदगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि लगातार हमले हो रहे हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। इन अपडेट्स के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की हिफाजत।